व्हेन यू रीड हिस्ट्री तो आप क्या फोकस करते हैं? मतलब आपको नहीं लगता कि वाई इन आवर हिस्ट्री वी रीड अबाउट सो मच वॉर, मतलब सो मेनी वॉर्स। मैं वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की बात ही नहीं कर रहा। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ें तो मिडीवल टाइम में देख लीजिए, ऐसी एंशिएंट टाइम में देख लीजिए, और ये फिनोमेना वर्ल्ड ओवर है। ऐसा है क्यों? आज की इस वीडियो में हम इसी की गहराई तक जाएंगे। आपसे पूछूं कि जब वॉर वर्ड यूज किया जाता है सो आपका पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या निकल कर आता है कि एक्चुअली ये क्यों होते हैं? या आप में से कोई ऐसा भी है जो फेवर में हो कि नहीं, वॉर तो यार जस्टिफाइड है, बिना वॉर के प्रोग्रेस नहीं हो सकती? आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। लुक एट व्हाट हीगल सेड। 1821 में हीगल की एक बुक आती है और हीगल कहते हैं वॉर इज प्रोग्रेस, पीस इज स्टैग्नेशन। वॉर इज प्रोग्रेस, पीस इज स्टैग्नेशन। ऐसा क्यों कहा अभी हम जानेंगे। ही वॉज अपॉइंटेड एज ऑफिशियल फिलोसोफर ऑफ प्रशियन स्टेट, जहां पर आज जर्मनी है ना, वहां पर। क्यों कहा जानेंगे, पहले कुछ फैक्ट देख लीजिए। इस समय पर कहा जा रहा है लगभग 32 लाइव कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वर्ल्ड ओवर, 32। उसमें से कुछ आपके न्यूज़ में रहते हैं जनरली, इजराइल, पैलेस्टाइन, यूक्रेन, सेबेल रीजन में, अफ्रीकन रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 2022 का आंकड़ा बता रहा है करीब 2,38,000 लोग मारे गए, और ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एक्चुअल कैजुअलिटी है वो इससे ज़्यादा होगी। अगर पिछले 3 साल की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि लास्ट ईयर 96% राइज देखा गया उससे पहले वाले साल में, और उससे पहले वाले साल के कंपैरिजन में करें तो करीब 60%। तो यानी कि कंटिन्यूसली यहाँ पर हम जो डेथ रेट है इन दीज कॉन्फ्लिक्ट्स ईयर ऑन ईयर वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। करीब 2 बिलियन पीपल करेंटली जो है वो लाइव कॉन्फ्लिक्ट रीजन में रह रहे हैं। आप खुद सोचो, 8 बिलियन में से 2 बिलियन लाइव कॉन्फ्लिक्ट रीजन में रह रहे हैं। क्वार्टर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है, ये मान लीजिए वो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कॉन्फ्लिक्ट से इम्पैक्ट में है ही। वैसे तो हम सब जानते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट इतनी सारी जगह पर है तो उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल इकोनॉमी पर होता है, राइट। लेकिन जनरली हम कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं कि अच्छा रशिया यूक्रेन हो गया, ओहो एनर्जी क्राइसिस हो सकता है, अच्छा इजराइल और यहाँ पर मिडिल ईस्ट में आ रहा है, अच्छा मिडिल ईस्ट अगर इनस्टेबल हो गया तो ऐसे में ऑयल पर दिक्कत आ सकती है और एनर्जी से फिर अदर सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इतना तो हम सब जानते हैं, राइट। तो 10 जो मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज हैं, ये कहा गया कि उनका एवरेज देखा जाए तो 41% उनका जीडीपी गिरा है। तो खुद सोचो कि भाई जब वॉर में हो तो कहाँ से प्रोडक्शन होगा, और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट है उसकी वैल्यू को हम बात करते हैं। तो भाई जब वॉर में है तो कहाँ से आउटपुट हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर जीडीपी डिक्लाइन होगा तो जाहिर सी बात है जॉब एंड एवरीथिंग, सस्टेनेबिलिटी, फूड, एवरीथिंग, वहाँ पर तो इम्पैक्ट होगा ही होगा। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन कहा जा रहा है यमन में दे आर बीइंग पुश्ड टू स्टार्वेशन। यमन में एक तरफ है सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट और दूसरी तरफ है ईरान सपोर्टेड हूथी रेबल्स। जब मैं कहता हूं कि वॉर में इतने लोगों की डेथ हो गई 2,38,000 2022 में, तो ऐसा नहीं कि सब के सब किसी मिसाइल अटैक या ऐसे ही मारे गए हैं। इसमें 60% के आसपास पॉपुलेशन उन कारणों से एक्चुअली अपनी जान गंवा देती है जो कारण वॉर की वजह से बने हैं। जैसे कि आंकड़ा बता रहा है, जैसे अगर हॉस्पिटल्स ही ख़त्म हो गए, कितने सारे एरियाज़ में हॉस्पिटल ख़राब हो गए, गड़बड़ हो गया, तो जाहिर सी बात है हेल्थ सर्विसेज इम्पैक्ट में आ गई। तो जिन लोगों की जान बचाई जा सकती थी किसी भी हेल्थ क्राइसिस में, वो नहीं बच पा रही है। फूड क्राइसिस, राइट। तो यानी कि जो एसोसिएटेड सर्विसेज हैं जो हमारी नीड के लिए, मतलब हमारी नीड है, वही इम्पैक्ट में आ रही हैं। तो अब क्या कारण है इनके? तो अगेन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, वॉर इज प्रोग्रेस, पीस इज स्टैग्नेशन। जरा बैकग्राउंड में चलते हैं कि वॉर होता क्यों है। ये कहा जाता है कि ह्यूमन का एक बेसिक नेचर है सर्वाइवल, यानी कि हम जिंदा ही रह पाए क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर है। अब ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें सर्वाइव तो करा कर रखती है, लेकिन काफ़ी चीज़ों में तहस नहस भी इसी वजह से होता है। ये कहा जाता है कि जो कैओस है एक्चुअली इट लीड्स टू प्रोग्रेस। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है सर? पीस, स्टेबिलिटी, हार्मनी दैट ब्रिंग्स प्रोग्रेस। अच्छा, तो इस पर्सपेक्टिव का जो कहना है उस बात को समझिए। अगर इजराइल इतनी बड़ा एक तरीके से डिफेंस इंफ्रा या डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्टेब्लिश कर पाया,
आपको नहीं लगता इसके कारण है जो ज़रूरत आन पड़ी थी, सर्वाइवल पर बात आ गई थी, सर्वाइवल पे बात आ गई थी ना, कि अरब नेशंस वर नॉट रेडी, कि ऐसा कैसे हो सकता है यार यहाँ इजराइल बन जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे में उसको पावर की ज़रूरत थी, इस वजह से फिर वो डिफेंस में इनोवेशन कर पाया। आपको नहीं लगता कि ये बात तो हम सब पर लागू होती है, जब सर्वाइवल पे बात आती है तो हम ऐसे ऐसे नुस्खे निकाल पाते हैं, इतनी मेहनत कर पाते हैं जो कन्वेंशनली जब सब कुछ ठीक चल रहा है उसमें नहीं हो पाता। तो ये तो हमारे ह्यूमन नेचर में कहीं ना कहीं सर्वाइवल से हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे पावर मिले, और पावर वो हमारी लाइफ को सिक्योर करती है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। अब इसी को जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो इसमें एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है, मतलब जो यथार्थवादी है, बेसिकली अगर मैं दो ब्रॉड पिलर्स की बात करूं, एक है आइडियलिस्ट, आदर्शवादी, वो कहते हैं शांति स्थापित हो सकती है दुनिया में, शांति के लिए ही काम करना चाहिए। इसको लिबरल इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, जिसके तहत लीग ऑफ नेशंस बना था वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में, वो खत्म हो गया था, काम नहीं आया था, उसकी अपनी एक कहानी है, आगे बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। फिर यूएन बना। अब यूएन, अभी 32 लाइव कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और यूएन बना था इस वजह से कि दुनिया में शांति आएगी। तो अपने आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएन भी उस ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहा जिस वजह से वो बना था, राइट। तो इसका जवाब क्या है, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव के पास है। जो रियलिस्ट स्कॉलर्स हैं, जो इस तरीके से दुनिया को देखते हैं, उनका कहना है कि देखो होने भी नहीं वाला। उनका कहना है 3S वर्क करते हैं इस दुनिया में। क्या? सबसे पहली सर्वाइवल, हर किसी को सर्वाइव करना है, और उसके लिए उसको पता है कि जो अपनी जो स्टेट है ना, जैसे कि इंडिया एज अ स्टेट, राइट, उसको सेल्फ हेल्प पर ही फोकस करना पड़ेगा, यानी कि अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी हर एक देश को, और अपनी मदद हर देश को खुद करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि वर्ल्ड में ना हर समय एक इनसिक्योरिटी डिलेमा है। एक देश को दूसरे देश से इनसिक्योरिटी है। वो इनसिक्योरिटी जरूरी नहीं कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हो, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हो सकती है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी को एक्चुअली कोप अप करने के लिए भी लोग वॉर करते हैं, देश वॉर करते हैं कि अच्छा ये हमसे ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाएगा, चलो पहले इसको वॉर पे लगा देते हैं। आप कहोगे सर बात समझ नहीं आई, एग्जाम्पल ले लो। एक अमेरिकन स्कॉलर हुए मर्शाइमर ने अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को सलाह दी, यू शुड नॉट डायरेक्टली एंगेज इन वॉर with your competitors. You should use buck passing strategy. You should use bait and bleed strategy. आप कहेंगे ये क्या है? बक पासिंग का मतलब है कि देखो जो तुम चाह रहे हो करना, अगर अमेरिकन फोर्सेस डायरेक्टली एंगेज करेंगी तो वो लोग काउंटर अटैक भी तो अमेरिका की सरजमी पर करेंगे, तो बक पास कर दो ना, वो जिम्मेदारी किसी और को दे दो, उसको पैसा सप्लाई कर दो भली, लेकिन अपनी ज़मीन पर वॉर मत लेकर आओ। ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो, जब कोई हो ही ना, कोई और कैपेबल ना हो, तब तुम्हें उतरना पड़ेगा तो उतरना। बेट एंड ब्लीड, एक तुम्हारा सबसे प्रमुख दुश्मन है, दूसरा आगे बन सकता है, तो ऐसा करो ना, दोनों को आपस में कॉन्फ्लिक्ट में लगा दो, तो ऐसे में दोनों एक दूसरे को ब्लीड करते रहेंगे। दूसरा तुम्हारा दुश्मन है, और मतलब एक तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, फॉर एग्जांपल रशिया, और यूक्रेन तुम्हारा कोई खास दोस्त भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है इसके ये कोई तुम्हारा स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सर्वाइवल के लिए। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट यूक्रेन ऑन बेट। अब मर्शाइमर ने यूक्रेन का नाम नहीं लिया था, ये तो मैं मर्शाइमर की थ्योरी को करंट जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। वाई ह्यूमन्स डू व्हाट दे डू, तो हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। तो यूक्रेन को लगा दो बेट, बेट समझते हो, बलि का बकरा एक तरीके से, और लेट बोथ ऑफ देम ब्लीड। रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ते रहेंगे, तो इस बहाने रशिया से तुमने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट किया नहीं और रशिया को तुमने एक तरीके से कमज़ोर कर दिया। ये एक तरीका है। सैंक्शंस लगा दिए, मिलिट्रीली इतना खर्चा करा दिया, इतने लोग उसमें जाएंगे, कैजुअलिटी में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है पावर कम होगी। तो दैट्स द टेक्निक। तो यानी कि क्यों हो पा रहा है? आपको क्या लग रहा है कि रशिया से या चाइना से कोई बॉर्डर का टेरिटरी या डायरेक्ट जो हम कह सकते हैं टेरिटोरियल सिक्योरिटी उसका इशू है? नहीं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हेजुमोनिक सिक्योरिटी, जो हेजुमनी है उसको सिक्योर रखना, अपने पास वर्चस्व को बनाकर रखना है। तो इस वजह से हमेशा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब रियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है इन जनरल कि सेल्फ हेल्प,
तुम्हारी मदद केवल तुम कर सकते हो और कोई नहीं। तो ऐसे में दो तरीके अपनाने हैं। वो कहते हैं कि हमेशा तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा, प्लस पावरफुल देशों का साथ में लाना होगा। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल बैलेंसिंग और एक्सटर्नल बैलेंसिंग। अगर दूसरा ताकतवर बन रहा है तो अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपनी इकोनॉमी को, मिलिट्री को मजबूत बनाओ, बैलेंस कर पाओगे। केवल इससे काम नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई करो अपनी फोर्स को बाय हैविंग, यू कैन से, गुड रिलेशंस विद अदर स्ट्रांग नेशंस। तो ये पर्सपेक्टिव वो कहते हैं कि भाई दुनिया ऐसे ही चलती है, तो जब तुम्हें सेल्फ हेल्प से ही चलना है तो मुझे बताओ, स्टेट कम्युनिटी उसको ही सिक्योर करना है तुम्हें, तो एक तरीके से ये समझ लो कि वॉर जो है एक रियल है, मतलब वॉर रियलिटी है। इस बात को एक्चुअली समझाते हैं चाणक्य और मैकियावेली। वो कहते हैं कि देखो, अगर कोई देश की आप स्थिति जानना चाहते हो जियोपॉलिटिक्स में, तो वो या तो वॉर पर है या वो वॉर की तैयारी कर रहा है। आपको यार बड़ा गड़बड़ नज़रिया है यहाँ। तो मैकियावेली और चाणक्य एक्चुअली दोनों का जो नज़रिया है, हम रियलिस्ट डोमेन में ही पढ़ते हैं, दोनों के नज़रिए में हमें एक ओवरलैप दिखता है। मैकियावेली एक इटालियन थिंकर है और चाणक्य से आप सब वाकिफ़ हैं, एंशिएंट इंडियन थिंकर। तो इनका मानना है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इसमें आदर्शवाद की कोई जगह नहीं है। जैसे दोनों का मानना है कि अगर रूलर आदर्शवादी बन गया तो नुकसान केवल रूलर का नहीं, पूरी प्रजा का होगा। बिकॉज यू हैव टू बिहेव इन अ मैनर लाइक वर्ल्ड रियलिटी इज। तुम आदर्शवाद की बात करो, दुनिया तुम्हारी ज़मीन हथियाने की बात करे, तो ऐसे में तुम्हारी ज़मीन हथिया ली जाएगी, आदर्शवाद से कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से वॉर के लिए तैयारी ज़रूरी है, नहीं तो दूसरा तो कर ही रहा है तैयारी। तो तुम्हें अपने लोगों को सिक्योर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, स्टेट की जिम्मेदारी है, ये कह रहे हैं। चाणक्य ने तो ये कहा कि जो राजा है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य उनको मिले, वो शब्द यूज़ करते हैं विजिगिषु। वो कहते हैं ये रियलिटी है जियोपॉलिटिक्स की कि राजा एम्बिशियस होना चाहिए। अगर एम्बिशियस नहीं है आप, तो आप राजा मत बनिए, आप रूलर मत बनिए। रूल करने की पोजीशन केवल एम्बिशियस लोगों के लिए बनी है। अब आप सोचो, एम्बिशियस हियर रिप्रेजेंट एक्सपेंशन। इफ यू आर नॉट एक्सपेंडिंग, यू आर एक्चुअली डिकेइंग, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। अगर आप एक्सपेंड नहीं कर रहे तो आप डिके कर रहे हो, क्योंकि दूसरा अपने एक्सपेंशन में लगा हुआ है। आज के टाइम पे अगर मैं इस थ्योरी का अप्लाई करूं, तो मेजरली वर्ल्ड में बॉर्डर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो केवल बॉर्डर की वजह से नहीं है, उसके अलावा भी कारण, जिन कारणों को अभी मैं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सारे कारण क्लियर हो जाएंगे। ये टॉपिक आपको ऐसे में भी काम आएगा। तो उनका कहना है, अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हर एक देश आज अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। लुक व्हाट चाइना डिड। 1980 में चाइना कहाँ था इंडिया की तुलना में? 1945, 47, 50 इंडिया चाइना स्टैंडिंग टुगेदर। आज चाइना बहुत ऊपर पहुंच गया, एक्सपेंडिंग इकोनॉमिकली। एंड इफ यू आर नॉट मेकिंग सम स्ट्रेटेजिक एडवांसेस बाय थिंकिंग, यार तुम्हारा नेबर जो है इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल हो रहा है और तुम सोच रहे हो, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव आपको बता रहा है, तुम सोच रहे हो यार तुम्हारा भी भला हो, हमारा भी भला हो, होने दो तुम्हारा भला। अरे भाई, उसका भला होने दो, अच्छी बात है, लेकिन तुम भी तो सोचो कि अगर ये इकोनॉमिकली ज़्यादा पावरफुल हो गया तो उस इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल ये मिलिट्री में कन्वर्ट करेगा, और मिलिट्री में कन्वर्ट करके वो आपके देश के सर्वाइवल पर इशू क्रिएट कर देगा। और चाइना ने एग्जैक्टली वैसा किया कि नहीं किया? किया। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, चाइना के क्लेम इन साउथ चाइना सी 1980s में आप उठाकर देखिए, चाइना का क्लेम आपको पूरे एरिया पर नहीं मिलेगा। मतलब जब हम 60s, 70s, 80s इसमें चाइनीज़ स्टडी करते हैं, चाइनीज़ यू कैन से चाइनीज़ स्ट्रेंथ इन साउथ चाइना सी करते हैं, तो चाइना ने स्टेप बाय स्टेप अपने क्लेम को बढ़ाया है। हैनान प्रोविंस के पास, वियतनाम के बराबर में, गल्फ ऑफ टोंकिन, और फिर बढ़ाता चला गया कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। क्यों? क्योंकि इस बात पर, मतलब एक और स्कॉलर हैं थुसाइडस कहते हैं कि भाई साहब, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे चलती है, वॉर इस वजह से होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल डू व्हाट दे कैन एंड वीक मस्ट सफ़र व्हाट दे शुड। दैट्स द कोट, दैट्स द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मजबूत हर वो काम करेगा जो कर सकता है, और जो कमज़ोर है उसको हर वो चीज़ सहनी होगी जो उसको सहना है। मतलब
और कोई तरीका नहीं उसके पास। अच्छी अच्छी बातें करके दुनिया नहीं चलती, दुनिया चलती है काम से, पावर से। दिस इज देयर पर्सपेक्टिव। तो इस वजह से ह्यूमंस वॉर पे जाते हैं, बिकॉज सर्वाइवल, इनसिक्योरिटी डिलेमा, लैक ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन कैन नेवर बी देयर, बिकॉज सर्वाइवल के लिए पावर चाहिए। पावर इज व्हाट ह्यूमंस चेज। इनका मानना है कि पावर इज व्हाट ह्यूमंस चेज। अब इसका अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है बुद्धिस्ट थॉट में। बुद्धिस्ट थॉट से प्रभावित हुए सम्राट अशोक, आपने सुना होगा कलिंग वॉर के बाद में। इनका नजरिया अलग था। यहां चाणक्य का कहना था कि विजिगीषु, एक्सपेंड करना होगा, तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनना होगा। भारतवर्ष को सुरक्षित करना है तो भारतवर्ष को इतना एक्सपेंड और इतना मजबूत बना दो कि दुश्मन हमला करने से पहले 4 बार सोचे। Create such a deterrence. That's the only guarantee to security and survival in this world. That is what Chanakya was saying. Now, what Samrat Ashok was saying, as per Buddhist teaching, कि चक्रवर्ती बनना है, लेकिन अब चक्रवर्ती हथियार, वॉर, इससे नहीं बनना। तो आप कहोगे चक्रवर्ती कैसे बनोगे भाई? क्योंकि चक्रवर्ती का मतलब चारों दिशाओं में आपका प्रभाव हो, आपका कंट्रोल हो। तो कह रहे हैं वी आर गोइंग टू विन, बट वी आर गोइंग टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, हार्ट्स ऑफ अदर रूलर्स। हमें चारों दिशाओं में जो अलग अलग रूलर हैं उनके दिलों को जीतना है। इससे कोऑपरेशन, इससे ट्रस्ट जो स्टैब्लिश होगा, उसी से शांति, स्थिरता और प्रगति आएगी। दैट इज रियलिस्ट, दैट इज अपोनेंट टू, यू कैन से अपोजिंग व्यू टू रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। इसको हम कहते हैं आदर्शवादी नजरिया। आज का जो यूएन का मॉडल है, यूनाइटेड नेशंस का मॉडल है, वो पीस, ट्रैंक्विलिटी, कोऑपरेशन वाया ट्रीटीज, इसी की बात करता है। वो इसी से पीस एंड प्रोग्रेस की बात करता है। फिर आप कहेंगे ऐसा हो क्यों नहीं रहा फिर सर? अभी मैं उन सभी रीजंस पे जाता हूँ, कंटेम्प्रेरी रीजंस पे, क्योंकि जब आपको लिखना होगा तो आपका नज़रिया जो है कंटेम्प्रेरी भी होना चाहिए। कहा गया कि एक रीज़न तो यार रिलीजन रहा है, लेकिन यूरोप में हमने देखा चर्च वॉज इन्वॉल्व इन वॉर्स। चर्च अलग से मर्सनरी फाइटर्स को पैसा दे रहा था कि जाओ वॉर करो। किस लिए कर रहे हो? क्योंकि तुम धर्म, कैथोलिक धर्म को बचा रहे हो। यानी कि रिलीजन एक कारण रहा है, ऐसे इस्लाम में रहा। तो यानी कि रिलीजन एक कारण रहा। लेकिन मुद्दा ये है, मुद्दा रिलीजन है या फिर ह्यूमन का नेचर है? ह्यूमन नेचर हमेशा चाहता है कम्युनिटी में रहना, और अपनी कम्युनिटी को मजबूत करके ही वो अपनी सिक्योरिटी देखता है। तो एक्चुअल में दैट वाज नॉट जस्ट रिलीजियस वॉर, दैट वाज मोर ऑफ हाउ वी सी वर्ल्ड, हाउ ह्यूमंस परसीव वर्ल्ड। They want to be secure, they want to be part of their community, they want to feel proud. And that is why in every war, essential characteristic is कि जो जनरल होगा, जो लीडर होगा, वो हमेशा आपके अंदर प्राउडनेस डालेगा। अरे यार तुम तो प्राउड फील करो कि तुम्हारी जान जा रही है इस वॉर में। इसके बिना कैसे होगा भाई? सो दिस सेंस ऑफ प्राउड, कम्युनिटी, एक्सपेंशन, these are innate characteristics। ये एक पर्सपेक्टिव है। हर एक धर्म में भी हमने फिर अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट देखे, जैसे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, सऊदी लीडिंग द सुन्नी नेशंस, ईरान लीडिंग द शिया वर्ल्ड, राइट। एक बड़ा रीज़न कंटेम्प्रेरी टाइम में देखा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। आप कहेंगे ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए एग्जाम्पल। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी पर इम्पोज की गई। उसकी जर्मनी की इकोनॉमी के हालात क्या हुए? हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, जापानीज जो करेंसी थी डिवैल्यू हो गई, मार्क। ऐसे मौका किसको मिला? हिटलर को मिला। हिटलर ने कहा कि तुम कमज़ोर मत समझो अपने आप को, तुम तो यार मजबूत हो, जर्मन रेस हो, गिविंग देम सेंस ऑफ प्राउड, गिविंग देम सेंस वी नीड टू एक्सपेंड, यू आर सुपीरियर रेस, यू डिजर्व मोर। और मुझे बताओ, कोई भी आपके अंदर प्राउड की फीलिंग डाले, आपसे कहे यू डिजर्व मोर, आप इस बात को नेग्लेक्ट करोगे क्या? आप कहोगे यार बिल्कुल सही बात कह रहा है, बस इसी बात की तो कमी थी, करते हैं अब एक्सपेंड। कुछ तो प्राउड वाली फील हो रही है, कुछ तो लाइफ का पर्पस सॉर्ट हो रहा है। और अपनी हकीकत से तो परेशान है, क्योंकि हकीकत में क्या है? हकीकत में ये है, हकीकत में ग्रॉस इनइक्वालिटीज़ हैं, जॉब लॉसेस हैं। तो ऐसे में पीपल नीड दैट सेंस ऑफ प्राउडनेस। इस वजह से दे टर्न टू फंडामेंटलिज्म, वायलेंस। ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं टेररिज्म के और वॉर के।
एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ये भी एक कारण बन गया। आप कहेंगे कैसे? जैसे कि अगर कई जगह पर पहले एग्रीकल्चर हो पाता था, अब नहीं हो पा रहा है। रिवर बेसिन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कितने सारे। तो ऐसे में पीपल मोबिलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे दूसरे एरियाज में, रिफ्यूजी बन जाएंगे। तो ऐसे में जो वहाँ की अपनी पॉपुलेशन होगी उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। या रिफ्यूजी कैंप्स में होंगे तो वहाँ पर भी रेडिकल एलिमेंट डेवलप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? अब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट देखिए, इनका कहना है कि 1 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि 4.5% इंक्रीज है सिविल वॉर में अक्रॉस द वर्ल्ड इन दैट ईयर। 4.5%, ये इनकी रिसर्च कह रही है। तो यानी कि इस रीज़न को भी हम हल्के में नहीं ले सकते, ये कंटेम्प्रेरी रीज़न है। फिर आपकी एनर्जी सिक्योरिटी, कोई भी देश बिना एनर्जी सिक्योरिटी के चल सकता है कि नहीं चल सकता? भाई इकोनॉमी को चलाना है तो ऑयल, डीजल, ये सब चीज़ें हमें चाहिए, राइट? एंड मैनी डेवलप्ड नेशंस दे रिमेन्ड डिपेंडेंट ऑन मिडिल ईस्ट और अदर नेशंस, नदर्न अफ्रीकन नेशंस ऑल्सो, कि भाई हमें ऑयल चाहिए। तो ऐसे में अगर यहाँ पर आपको अपनी इकोनॉमी सिक्योरिटी करनी है तो व्हाट यू वांट कंट्रोल ओवर द रेजिम्स ऑफ दिस एरिया। और इसी से आप कनेक्ट कर लीजिए कि यूरोपियन पावर्स, यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले आपका फ्रांस और ब्रिटेन की प्रेजेंस देख लीजिए मिडिल ईस्ट रीजन में, जहाँ पर आज इजराइल है उस रीजन में, राइट? स्वेज क्राइसिस, ये सब क्या शो कर रहे हैं कि मुद्दा एनर्जी एंड रिसोर्स सिक्योरिटी का है। एंड दे वांट these energy or resource rich nations to remain dependent. They want these regions to remain in conflict so that they need US and European nations for you can say weapons, for diplomatic support. यानी कि अगर आपको अपना प्रभुत्व रखना है तो आप केवल अपने ऊपर काम करके प्रभुत्व नहीं रखते। आपका प्रभुत्व होता है जब दुनिया में कुछ ऐसे कारण भी आप क्रिएट करते हैं जहां से आपकी जरूरत आन पड़े। तो ये पर्सपेक्टिव कहता है कि ये यही कर रहे हैं, यूएसए एंड यूरोपियन नेशंस यही करते आए हैं, सिस्टमैटिकली डिस्टेबलाइज दीज नेशंस। एग्जांपल ले लीजिए इराक। अब इराक में जब इन्वेजन हुआ यूएसए का, तो उससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल आया, रिजेक्ट हो गया। यूएसए का कहना था यहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इस वजह से हमें जाना पड़ेगा। अब यूएनएससी ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी यूएसए गया। क्यों गया? कह रहा है कि यार ये शांति लानी पड़ेगी, ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये रेस्पॉन्सिबल लीडर है। लेकिन इसके पीछे असली कहानी क्या थी? असली कहानी तो ये है, एनर्जी और रिसोर्स। क्योंकि सद्दाम हुसैन ने ऑयल प्रोड्यूसिंग लॉबी से कहा था कि भाई आप ऑयल की प्रोडक्शन को कम करिए, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो ऑयल है हम इसका अच्छा प्रॉफिट लेंगे ना, लेट प्राइस राइज। इफ यूजिंग आवर ऑयल, these western nations or other nations, they are purchasing our resources and they are building products and they themselves are deciding the price। मतलब जो ये इससे बना रहे हैं उसका प्राइस ये खुद डिसाइड कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को। लेकिन हमें किस दाम पर ऑयल को बेचना है, इस लॉबी को ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूएसए ने सोचा यार हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है ऑयल मिडिल ईस्ट, और इसको तो इस हमारी जो पकड़ है उसको डिस्टेबलाइज कर देगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो लेट्स हैव इंटरवेंशन देयर। ये एक बड़ा रीज़न ये कहा जाता है। सो व्हाई देयर इज नो पीस। अब देखिए प्रेजेंट वर्ल्ड में हमने ये भी देखा कितने सारे तरीके यूज़ किए गए, ट्रीटीज़ बनाई गई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, वॉर को रेगुलेट करने के लिए जेनेवा कन्वेंशंस बनाई गई। लेकिन जब ग्राउंड पर हम उतर कर देखें तो कितनी जगह इन सभी कन्वेंशंस का, ट्रीटीज़ का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को साइडलाइन कर दिया जाता है, राइट? तो ऐसा लगता है कि मतलब दीज इंस्टीट्यूशंस आर इनकैपेबल, राइट? 60% जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो ऐसे हैं जो 1 दशक से ज़्यादा से चल रहे हैं, मतलब 10 साल हो गए कॉन्फ्लिक्ट रुक ही नहीं रहा। तो अगर 10 साल से कुछ रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुक रहा तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हमारे अभी के जो सॉल्यूशंस है दे आर नॉट सॉल्यूशंस एनीमोर, वी नीड टू रीइन्वेंट देम, राइट? और आज के वॉर जो है अनडिक्लेयर्ड लगने लगे हैं, अनडिफाइंड है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वॉर हो रहे थे कि देश में वॉर हो रहे हैं, लेकिन आज प्रॉक्सी वॉर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रॉक्सी वॉर यानी कि आप खुद ना लड़ो, आप दूसरे रेबल ग्रुप्स को बना दो, उनको फाइट कराओ। आज मल्टीपल पार्टीज एंगेज हैं, राइट?
कोवर्ट मेथड्स का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो साइबर हो, चाहे वो आपका बायो वेपन्स हो। जैसे कि नेटो की एक रिपोर्ट का कहना है जो उन्होंने सबमिट करी थी बिफोर ईयू पार्लियामेंट। ईयू ने कहा भाई नेटो यू शुड ऑल्सो गिव अ सबमिशन हाउ मच सिक्योर यूरोप इज एंड हाउ मच यू कैन से नेटोज कैपेबिलिटी वी कैन रिलाई ऑन। नेटो ने क्लियर कहा उस रिपोर्ट में कि देखिए जो हाइब्रिड अटैक का जो एक यू कैन से थ्रेट है उस पर नेटो अभी अपनी पूरी कैपेबिलिटी नहीं समझता। हाइब्रिड, तो वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड सिक्योरिटी मतलब हाइब्रिड इशू ऐसा है कि कहाँ से अटैक हुआ हमें ये आइडेंटिफाई करना भी वी आर नॉट श्योर ऑफ। आप कहेंगे एग्जाम्पल जैसे डार्क नेट है, डार्क वेब है। डार्क वेब पर आप किसी भी जो आपके जो एक गैंग्स चलते हैं डार्क वेब पे, आप उसको बताइएगा तो ऐसे इलिसिट वेपन्स उनके पास होते हैं, चाहे वो बायो वेपन्स हों, मतलब केमिकल वेपन उसमें आ गए, या साइबर अटैक टैक्टिक्स हों, दैट दे आर गोइंग टू डू दिस फॉर यू एंड यू कैन पे इन क्रिप्टो करेंसी। सो वहाँ पर उस पूरे नेटवर्क को पता लगा पाना, उसमें भी नेटो की फोर्सेस अभी पूरी तरह सक्षम नहीं है। तो थिंक अबाउट कि वो अब जो अटैक होगा वो केवल दुश्मन की टेरिटरी से नहीं होगा, वो कहीं से भी हो सकता है। जो पोटेंशियल है कॉन्फ्लिक्ट का वो बदल गया, दुनिया बदल रही है। तो केवल हथियार, टैंक, मिसाइल और ये आपके फाइटर जेट केवल यही देश को सिक्योर नहीं कर सकते। व्हेन वी थिंक ऑफ सिक्योरिटी वी नीड टू थिंक ऑफ सिक्योरिटी इन अ मल्टी डायमेंशनल वे। अब सिक्योरिटी मैट्रिक्स बदल चुकी है, तो इसी बात को नेटो कह रहा था। तो यानी कि सिक्योरिटी मैट्रिक्स बदल रही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन वांट टू एक्सपेंड पावर बाय क्रिएटिंग न्यू वेज ऑफ एंगेजिंग इन वॉर, राइट। कई जगह पर इट इज अबाउट पावर, इट इज अबाउट ट्रेजर, दैट्स इट। एग्जाम्पल लीबिया, एग्जाम्पल देता हूं आपको डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की। यूएसए के स्कॉलर ने कहा कि भाई अल्टीमेटली दुनिया में शांति तब आएगी जब दुनिया में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशंस आर लेस लाइकली टू गो ऑन वॉर। क्योंकि वहाँ पर जनता जो है सवाल पूछती है और ऐसे में जवाब देना पड़ेगा रूलर को कि भाई क्यों वॉर पे जा रहे हो। तो अगर वो केवल अपने रजीम को सुरक्षित करने के लिए, अपने केवल पावर के लिए जा रहा है तो जनता उसको हटा देगी बाद में नेक्स्ट इलेक्शन में, ऐसा। लेकिन इनकी ये थियरी का इस्तेमाल खुद यूएस ने इन्वेजन्स के लिए किया, रजीम्स को टोपल करने के लिए। इनसे पूछा भाई लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी को क्यों हटवा रहे हो, तो कह रहे हैं डिक्टेटर है, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, डेमोक्रेसी आएगी तो दुनिया में शांति आएगी। वहाँ सीरिया में बशर अल असद को क्यों हटवा रहे हो, अरे यार डेमोक्रेसी आनी चाहिए, डिक्टेटर हैं, पहले उनके पापा थे प्रेसिडेंट, अब वो बने हुए हैं, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक पीस थियरी है, इसको इस्तेमाल करने के लिए जो आप जस्टिफाई कर रहे हो मतलब अपने एक्शंस को, तो आपको नहीं लगता आप इससे कितने सारी और लोगों को ख़त्म करा रहे हो। इतने लोग बशर अल असद के रजीम में रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए नहीं मारे गए होंगे जितने जब से कॉन्फ्लिक्ट अब सिविल वॉर में तब्दील हो गया है बाय दी सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न गवर्नमेंट्स एंड इंटरवेंशन ऑफ टर्की, रशिया एटसेट्रा, जितने अब लोग खत्म हो गए वहाँ पर। इस ह्यूमन लॉस के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मतलब आपको नहीं लगता कि दुनिया ऐसी लगती है कि जिस दुनिया में जो भी जस्टिफाई किया जा सकता है पावरफुल द्वारा, जो भी पावरफुल नेशंस हैं, जो भी पावरफुल लोग हैं, वो हर चीज़ जायज़ साबित कर दी जाती है। जैसे क्लेम करेंगे कि व्हाट वी आर डूइंग फॉर स्टेबिलिटी, पीस, लेकिन अल्टीमेटली इकॉनमी के एडवांटेज के लिए कर रहे हो। चाइना देख लीजिए, अगर अमेरिका का इकोनॉमिक एंगेजमेंट अगर कम हो रहा है, यानी कि उसकी पावर अब थोड़ा डिक्लाइन होती हुई लग रही है, तो चाइना वांट्स टू टेक इट्स प्लेस एंड चाइना वांट्स टू यू कैन से एक्सर्ट इट्स पावर बाय शोइंग कि देखो तुम हेजेमोन समझते हो ना अपने आप को, ग्लोबल पुलिसमैन समझते हो, तो ज़रा इस कॉन्फ्लिक्ट रीजन में अपनी बात मनवा के दिखाओ। चाइना तो बना रहा है आर्टिफिशियल आइलैंड, इस रीजन से मेजर एक्चुअली एनर्जी और मेजर एनर्जी और ट्रेड सप्लाई होता है फॉर दिस पार्ट ऑफ यू कैन से साउथ कोरिया, जापान, और हमारी इकोनॉमी का कितना बड़ा ट्रेड जो है इस एरिया से सप्लाई होता है, जिसको हम साउथ चाइना सी कहते हैं, मलक्का स्ट्रेट से होकर। तो एक्चुअली अपने आप को पावरफुल इस्टेब्लिश करने के लिए कई बार आपको जो पावरफुल बन रहा है उसकी यू कैन से उसके गैप को हाईलाइट करना होता है वर्ल्ड में कि देखो तुम ये चाह रहे हो, लो नहीं कर पा रहे हो, हमें जो करना है हम कर पा रहे हैं। तो चाइनाज एक्सपेंशन टैक्टिक्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आप कहेंगे सर ये बात समझ नहीं आई, एग्जाम्पल ले लीजिए आप। चाइना ने गालवान में जो इशू क्रिएट किया, आपको क्या लग रहा है वो केवल गालवान वाले एरिया को कंट्रोल करना चाह रहा था, इस वजह से उसने ऐसा किया? नहीं, उसका एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है कि यूएसए, यू वांट
इंडिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल पावर, एज अ काउंटर टू चाइना? तुम साउथ एशिया में और दुनिया में मैसेज देना चाह रहे हो कि चाइना के एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया इज यू आर बैटिंग ऑन इंडिया। तो लो, हमने गालवान इशू क्रिएट कर दिया, वहाँ अरुणाचल, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं कितने एरियाज़ में, और इंडिया में रोक नहीं पा रहा। तो यानी कि तुम और इंडिया मिलकर हमें काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते। तो कितनी सारी चीज़ें मैसेजिंग देने के लिए होती है। अब आप कहोगे इस मैसेजिंग से फ़ायदा क्या होता है? इस मैसेजिंग से फ़ायदा ये होता है जैसे कि अब सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया वियतनाम और चाइना ने, क्योंकि वियतनाम का बॉर्डर, ये देखिए, यह वियतनाम जो आपको ब्राउन शेड में दिख रहा है, वियतनाम का बॉर्डर कनेक्ट है चाइना से। तो वियतनाम वुड बी लाइक, यार ये यूएस से इंडिया मिलके ये चाइना को काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रहे। देखिए, काउंटर बैलेंस कर पा रहे नहीं कर पा रहे किससे पता लग रहा है? वो चाइनीज़ मीडिया जो प्रोजेक्ट कर रही है, चाइनीज़ मीडिया प्रोजेक्ट कर रही है कि भाई देखो नहीं कर पा रहे। इंडिया का प्रोजेक्शन क्या होगा कि नहीं, वी आर बिल्डिंग आवर पावर, वी आर अवर्टिंग वॉर, बिकॉज हमें अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना है। ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास 2045 तक की, 47 इज़ द टारगेट, 2045-47 ये हमारे पास विंडो है। अगर इसमें हम वॉर में एंगेज रहे तो हम वो मिस कर जाएंगे जो चाइना ने ऑलरेडी गेन कर लिया था। सो चाइना मे ट्राई टू एंगेज अस इन वॉर बिकॉज चाइना कैन अफोर्ड वॉर, राइट? सम से कि चाइना कैन नॉट अफोर्ड वॉर, अलग अलग थियरी है, बट द पॉइंट इज हमसे ज़्यादा पैसा तो चाइना के पास है। तो अगर चाइना को कंट्रोल में रखना है तो हमें टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सो दैट हम इस विंडो का बेस्ट इस्तेमाल कर लें। इकोनॉमिक पावर, देन मिलिट्री पावर। तो वियतनाम समझ पा रहा है, वियतनाम को लग रहा है कि भले ही यार मेरा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है इसके साथ, लेकिन अल्टीमेटली बॉर्डर कनेक्टेड है, चाइना एक बड़ी पावर है, तो चाइना के साथ मैनेज करके चलो रिलेशन को। सिक्योरिटी एग्रीमेंट चल रहा है, यहाँ पर ब्रिज बन रहा है, तो ये सब कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में देखने को लिए मिल रहा है कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूएन, कोलैबोरेटिव जो अप्रोचेज हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की, वो एक तरीके से यू कैन से दे आर वीकनिंग एंड देयर इज़ अ राइज ऑफ ऑथोरिटेरियन रेजीम्स। मतलब ऐसे लीडर्स जो जब देखते हैं कि पावर को अपने पास लाना है तो वो क्या करते हैं, वो क्रिएट सिचुएशंस ऑफ वॉर। अब यहाँ पर मैं यूज़ करना चाहूँगा जो क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताता, हीगल ने क्या कहा था। हीगल ने कहा था कि वॉर इज़ प्रोग्रेस एंड पीस इज स्टैग्नेशन। वो क्यों कहा था? हीगल ने कहा कि जब वॉर होता है ना तो पूरा देश एक साथ आ जाता है, फिर ऐसे में आप स्टेट को, सरकार को पूरी तरह बैक करते हो, आप इस सिस्टम को पूरी तरह बैक करते हो, आप इसको अपना एक अभिन्न, आप इसके अपने आप को एक अभिन्न अंग मानते हो। तो वो जो यू कैन से जो सॉलिडारिटी है हर एक देश में होनी चाहिए, वो डेवलप होती है ड्यूरिंग वॉर। तो इसी वजह से ही बस सेइंग बीच बीच में वॉर होने चाहिए, हकीकत है। इसी तरीके से एक्सपेंड करोगे, इसी तरीके से सिक्योर करोगे, इसी तरीके से जनता को भी कंट्रोल में रखोगे। अब कई लीडर्स इसी को इस्तेमाल करते हैं फॉर यूजिंग हाइपर नेशनलिज्म। जैसे कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को जब लगता है यार जनता की पकड़ थोड़ी ढीली हो रही है, तो क्रिएट करेंगे इशू कि देखो हमें यूएसए से खतरा है, इधर देखो इंडिया। तो उनकी मीडिया कैसे कवर करती है कि इंडिया इज़ ट्रांसग्रेसिंग, इंडिया इज़ एंटरिंग इनटू देयर बॉर्डर्स। वो ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। तो चाइनीज़ जनता क्या है, अरे यार शी जिनपिंग आप बचा लो हमें, आप हमारे देश को बचाओ, क्योंकि देखो हमने एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन देखी है, अब हम वैसा दोहराना नहीं चाहते। हमने इतिहास में देखा है किस तरीके से जापानीज़ इंपीरियल पावर ने हम पर कंट्रोल किया, ब्रिटिशर्स ने हमारे सदर्न पार्ट को कंट्रोल किया, अब हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो आप स्ट्रॉन्ग रहो। तो ऐसे में जस्टिफिकेशन मिल जाता है। ये यूएन पीस कीपिंग मिशंस, इनको ड्यू सपोर्ट मिल नहीं पाता। इंटरनेशनल कोर्ट जो हैं वो अपना फैसला ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं करा पाती। इंटरनेशनल कोर्ट्स अपना फैसला, इंटरनेशनल गवर्नमेंट कोर्ट क्यों नहीं इन्फ्लुएंस कर पाती? कारण क्या है? ऐसा क्यों है कि एक देश के अंदर स्टेबिलिटी होती है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होती? कभी सोचा आपने? इसका रीज़न है कि इंटरनेशनल लेवल पर है एनार्की। एनार्की का मतलब है कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। हमारे देश के लेवल पर है एक गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, और नेशनल गवर्नमेंट उसके नीचे हायरार्की। तो आप नहीं देखेंगे कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के साथ वॉर में जा रहा है। क्यों जाएगा भाई? आपके पास पावर ही नहीं है, आपके पास अपनी कोई डिफेंस फोर्सेस थोड़ी ना होती है। सो एक्चुअली वी हैव क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर, नेशंस क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर कि यूनियन जो गवर्नमेंट होती है, जो सेंटर गवर्नमेंट होती है, सॉवरेनिटी उसके पास होती है, संप्रभुता उसके पास होती है, सुप्रीमेसी उसके पास होती है। तो यहां पर ये पर्सपेक्टिव कहता है कि देखो, क्योंकि सुप्रीमेसी नेशंस के लेवल पर है वर्ल्ड में, हम नेशन से ऊपर कुछ नहीं मानते।
तो ये एक बड़ा कारण है कि नेशंस आपस में एंगेज करते हैं इन वॉर फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट दैट दे कॉल नेशनल इंटरेस्ट, ये कहा जाता है। तो तरीका क्या है कि वर्ल्ड के लेवल पर कुछ सोवरेनिटी डिवॉल्व की जाए, ऐसा कहा जाता है। यानी कि एक नेशन के लेवल पर आइडेंटिटी है, उससे ऊपर लेवल पर भी आइडेंटिटी को लोग माने, कानूनी रूप से उसको स्थापित किया जाए। आप कहेंगे ऐसा कोई पॉसिबल थोड़ा है। एग्जाम्पल ले लीजिए यूरोपियन यूनियन, यूरोप विच इज नाउ कंसिडर्ड एज जोन ऑफ पीस, यूरोपियन यूनियन कंसिडर्ड एज जोन ऑफ पीस। यूरोप में तो वह कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन और रशिया का वहीं तक है, बट द पॉइंट इज यूरोपियन यूनियन कंसिडर्ड एज कि इसका जो जोन है वो जोन ऑफ पीस है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखें तो दिस वाज द मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन इन द वर्ल्ड। तो जो मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन है वर्ल्ड का, वो आज पीस की जगह बन गई है। कैसे? यूरोपियन पार्लियामेंट बना दी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक बना दिया, कितने सारे देशों में तो एक करेंसी भी स्टैब्लिश कर दी। तो नेशनैलिटी है, लेकिन उससे ऊपर एक सुप्रा नेशनल आइडेंटिटी भी बन गई। दिस कैन बी अ सॉल्यूशन। कहा जा रहा है कि आज वॉर करना आसान हो रहा है क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, तो जो इमरजेंट कॉन्फ्लिक्ट की जो कॉस्ट है वो कम भी हो रही है, राइट। ये एक पहली रिपोर्ट थी, पाथवेज फॉर पीस, जो पहली रिपोर्ट इन द सेंस जो वर्ल्ड बैंक और यूएन ने ज्वाइंट मिलकर बनाई थी। तो इनका कहना है कि देखो तरीका वही है कि हम आइडेंटिफाई करें रिस्क क्या है वॉर के, अपने ऊपर, दुनिया के ऊपर। इनका कहना है कि आज भी प्रिवेंशन पर कम खर्चा है, और अगर वॉर हो जाए तो उसके क्योर पर ज़्यादा खर्चा है बजट का। तो बजट का जो मेजर सपोर्ट है वो प्रिवेंशन पे है ही नहीं, वो हार्ड पावर को बिल्ड करने पर है। इनका कहना है कि हमें इंक्लूसिव, सस्टेनेबल चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बढ़ाना होगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थियरी है कि वॉर कैसे कम होगा, तो उसको हम कहते हैं केनेटकीज कम्युनिकेशन थियरी। वो कहते हैं कि अगर मैंने डेटा उठाकर देखा कि जिन देशों में लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं ट्रेड के लिए, टूरिज्म के लिए आपस में, तो ऐसे में उन देश का वॉर पे जाना के चांसेस कम है, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे को बहुत ज़रूरी मानते हैं। ट्रेड हो रहा है भाई, टूरिज्म आ रहा है एक दूसरे के देश में, दोनों में होना चाहिए, आपस में होना चाहिए, ऐसा नहीं एक से ही। तो ऐसे में एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस डेवलप हो जाती है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोई दूसरा आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो उसके साथ क्या वॉर पे इमीडिएटली चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। एक है जिसे कोई लेना देना नहीं है, अच्छा तुम हमारे इंटरेस्ट के लिए खतरा हो, तुम्हारे साथ वॉर पे चले जाएंगे। लेकिन एक है जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है, तो उसको आप जाओगे यार, आप सोचोगे यार वॉर पे गया तो नुकसान भी हो जाएगा, तो यू विल थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस अदर देन वॉर, यानी कि है कि नहीं। तो यही बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इनइक्वालिटी जो एक्सक्लूजन है उसको कम किया जाए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो डेवलप्ड नेशंस है वो ये ना सोचें कि जो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट है ये तो मिडिल इनकम या लो इनकम कंट्रीज़ का फिनोमेना, ऐसा नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में आप भी वॉर में कहीं ना कहीं झुके हुए हैं। यू आर ईदर सपोर्टिंग बाय वेपन्स और यू कैन से रिसोर्सेज, पैसा भी दे रहे हैं, और वो वॉर कब आपके घर तक पहुंच जाएगा पता भी नहीं लगेगा आपको। टेक एग्जाम्पल ऑफ यूक्रेन, है कि नहीं। तो हमें रिस्क को पहले ही रखना पड़ेगा कि मतलब व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क, ग्रीवेंसेस को हैंडल करना पड़ेगा जिससे कि वॉर जैसी नौबत ना आए, राइट। वुमेन एंड यूथ ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं जब वॉर होता है। तो इस पर सोचा जाए कि जैसे यहाँ पर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि जो दुनिया में वॉर होते हैं ना, ये इंसान की फितरत नहीं है, ये मैन की फितरत है। मैन विजुअलाइज पावर इन फॉर्म ऑफ डोमिनेशन, women visualize power in terms of care, cooperation। ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है। तो उनका कहना है अगर हमारे पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करोगे, हमारा रोल बढ़ाओगे जियोपॉलिटिक्स में, तो शायद वर्ल्ड जो है एक पीसफुल प्लेस बन जाएगा, राइट। तो अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द रीजन बिहाइंड ह्यूमैनिटी ऑन कंटिन्यूस वॉर कॉन्फ्लिक्ट, पॉइंट आउट ऑन कंटेम्परेरी रीजंस एज वेल, ऑल्सो डिस्कस द पॉसिबल सोल्यूशन। ये अच्छा टॉपिक है, एसए का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के थ्रू जो आपको पॉइंट्स मिले, स्कॉलर, डायमेंशंस, एग्जाम्पल्स, आप डायरेक्टली अपने आंसर में एसए में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी।